आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि मेरी आज की जो क्लास 1 है, जहां पर हमने एन फैक्टर आपको पूरी तरीके से हर वेरिएंट को समझाया है, आपको समझ में आया होगा। और अब आज की ये जो दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग एन फैक्टर का एक जो एप्लीकेशन है मिली इक्विवेलेंट्स निकालने में, और मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं और सवालों में इनका कैसे इस्तेमाल होता है, ये हमारा प्रयास होगा। इसके बाद की जो क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक टाइट्रेशन पर होगी। तो ये सारी चीजें कंसेक्यूटिवली चलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड मिली इक्विवेलेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और उसको इलस्ट्रेट करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना हमने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, इक्विवेलेंट मास यहां से अगर आप उठा के रखें तो इसको लिखेंगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर आ गया तो मास अपॉन मोलर मास, इसको मोल्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है। मिली इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जब मिली शब्द लगा देते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू 1000, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या था? मोल्स इनटू एन फैक्टर। और ये जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग और डिफरेंट कैसे फॉर्मूलाज में हम देख सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया मिली इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर। अब देखिए इसको डिफरेंट फॉर्मूले में कैसे रखते हैं। अच्छा, हमको पता है मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बच्चों, मोल्स को क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब यहां मोल के स्थान पर हमने मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लिख दिया। अब बच्चों, मिली इक्विवेलेंट क्या हो गया? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये एन फैक्टर हमने इधर कर दिया, इंटू वॉल्यूम इन ml। अब बच्चों, लीटर में अगर वॉल्यूम है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा? ml में। और फिर एक और टर्म होता है जिसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं। वो क्या होती है? वो होती है बच्चों मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो मिली इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो बच्चों, हम लोग के पास दो फॉर्मूला हो गया। एक हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर अगर सॉल्यूशन फेज में है, और अगर क्वेश्चन ने मोल्स के टर्म्स में दिया है तो मोल्स इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर। इज इट ओके? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें जितने मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के कंज्यूम होते हैं, उतने ही मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के फॉर्म होते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के हमेशा सेम रहते हैं। ये लॉ है। इसी लॉ पर वॉल्यूमेट्रिक के सवाल बनते हैं। तो चलिए हम कुछ आपको सवाल यहां पर इलस्ट्रेट करते हैं और उससे इसका मतलब समझते हैं। अब बच्चों, इस पर हमने ये एग्जांपल दिया। यहां पर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं N3- यानी अजाइड आयन पर मैग्नेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट देता है और Mn2+। यहां पर आपने 0.01 मोल, क्वेश्चन कह रहा है 0.01 मोल अजाइड इस्तेमाल हो गया। तो आपको बताना है कि 0.04 मोलर जो आपने MnO4- लिया था इस रिएक्शन में, उसका कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है जितना मिली इक्विवेलेंट N3- इस्तेमाल हुआ होगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंट MnO4- भी इस्तेमाल हुआ होगा।
तो यहां पर हमने लिखा मिली इक्विवेलेंट ऑफ अजाइड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ पर मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ अजाइड को क्या लिखेंगे, इसका लिखिए मोल लिखा है क्वेश्चन ने, तो हम मोल के टर्म्स से फॉर्मूला लिखेंगे, मोल ऑफ अजाइड इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर। मोल कितना है 0.01 क्वेश्चन ने दिया है, इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर 16। अब देखिए अजाइड का एन फैक्टर 16 है, कैसे 16 है इसको हम आपको एक स्लाइड में बता रहे हैं। अब देखिए हम यहां पर आपको एक स्लाइड में बता रहे हैं कैसे इसका 16 आया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ये अजाइड है और ये अजाइड कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। अजाइड में नाइट्रोजन -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रेट में +5। अब बच्चों आपको अजाइड का एन फैक्टर निकालना है, तो आप एक अजाइड का पार्टिकल ले लो, इसमें चेंज करने वाला पहचान लो, नाइट्रोजन है, उसकी संख्या देख लो 3 है, तो 3 नाइट्रोजन पर आप कंपैरिजन करोगे और लेफ्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है। लेफ्ट में अगर आपने 3 लिया है बच्चों तो राइट में भी 3 लेना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन, लेकिन राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5। अब बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहां 3 है, एक पर -1/3 तो 3 पर कितना आ गया -1, यहां एक पर +5 है तो 3 पर कितना हो गया 15 हो गया बच्चों, +15। तो बेटा -1 और +15 में कितने का डिफरेंस आ गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 16 का आ गया, और यही बच्चों एन फैक्टर। तो बच्चों हम लोग ने देखा किस प्रकार से एन फैक्टर निकाला जाता है, ये हम लोगों ने एन फैक्टर निकाल लिया। तो देखिए इसका एन फैक्टर बच्चों कितना आ गया 16, तो 16 इसका एन फैक्टर आ गया, ये देखिए हमने 16 लिखा। इसके बाद MnO4- का नॉर्मैलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी दी हुई है 0.04, एन फैक्टर देखिए 5, कैसे, यहां पर एक Mn है +7 में, यहां पर एक Mn +2 में, तो 7 और 2 में कितने का परिवर्तन है 5 का, यही एन फैक्टर होगा इंटू वॉल्यूम। तो यहां से बच्चों बहुत ही सरलता से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा 160/0.2 ml, ये इतना ml आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका आ गया 800 ml, तो 800 ml आपको ये सॉल्यूशन इस्तेमाल करना होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को बनाते हैं। तो चलिए एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहां पर देखते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का हमने इस्तेमाल किया। देखिए बच्चों आपके पास 3 सोल्यूशन, यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास 3 सोल्यूशन है। ये देखिए सोल्यूशन 0.02 मोलर 40 ml डाइक्रोमेट का, ये 0.05 मोलर 100 ml फेरस ऑक्सलेट का, और ये एसिड का सोल्यूशन है 60 ml जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड है। ठीक है, आपने तीनों को मिलाया, तीनों को मिलाएंगे तो ये रिएक्शन होगा डाइक्रोमेट प्लस फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम गिविंग यू Cr3+ फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब आपको बताना है कि जब ये रिएक्शन समाप्त हो जाएगा तो फाइनल सॉल्यूशन में Cr3+ की मोलारिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बच्चों आप ये समझे, ये जो डेटा दिया है इसमें एसिड का तो एक्सेस दिया है, मतलब वो तो खत्म होगा नहीं कभी। अब आपको डाइक्रोमेट और जो फेरस ऑक्सलेट दिया है उसमें से देखना होगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट बनाता है, कौन पहले खत्म होता है, क्योंकि हमेशा सेम मिली इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करते हैं। तो देखो इस सवाल को, ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इन दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। तो बच्चों देखो अगले स्लाइड में हमने निकाला हुआ है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी 0.02 दी है, एन फैक्टर बच्चों आप निकाल सकते हैं 6, हमने तरीका बता दिया है, वॉल्यूम 40। तो बच्चों ये आ गया 4.8। फेरस ऑक्सलेट निकालते हैं, फेरस ऑक्सलेट में देखो बच्चों मोलैरिटी 0.05 है, एन फैक्टर 3 है, यहां बहुत ध्यान से निकालना, अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, और वॉल्यूम 100 है, ये आ गया 15। आगे की कहानी हम कंटिन्यू करें इसके पहले थोड़ा फेरस ऑक्सलेट के बारे में हम आपको बता देते हैं। बच्चों देखो फेरस ऑक्सलेट का क्या किस्सा है कि जब आप एन फैक्टर निकालोगे तो ये आपने लिखा फेरस ऑक्सलेट, और ये बच्चों प्रोडक्ट साइड में किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ और CO2।
यहां पर आयरन फेरस है +2, कार्बन देखो यहां पर कार्बन का निकालोगे तो बच्चों आ जाएगा आपको +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की +3, आयरन की +2, और यहां पर आयरन +3 है और कार्बन +4 है। अब आप देख सकते हो यहां पर आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन भी हो रहा है। आयरन +3 में जा रहा है, कार्बन +4 में, तो दोनों को इंक्लूड करना होगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए इसका एक पार्टिकल ले लो, इसके एक पार्टिकल में देखो एक आयरन है लेकिन कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन लेना। ये आयरन यहां पे +2 है और कार्बन यहां +3, और राइट हैंड साइड में भी आपको एक आयरन और 2 कार्बन लेने होंगे, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट डिसाइड करेगा +3, और यहां कार्बन का प्रोडक्ट डिसाइड करेगा +4। अब देखो चेंज निकालने के लिए यहां पर एक आयरन +2 और 2 ये 2 3 6 और 2 8 आ गया। यहां आप निकालोगे एक आयरन +3 और 2 8 और 8 और 3 11, यहां पर 11 आ गया। तो बच्चों आप देखें यहां परिवर्तन कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का 3 का हो रहा है, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर हम लोग कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो बच्चों यहां पर तो यहां पर हमने आपको निकाल के दिखाया किस प्रकार से एन फैक्टर हमको 3 लेना है। तो हमने देखिए 3 लिया हुआ है। अब देखो बच्चों 15 आ गया। अब बात समझना, यहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, ये देखिए कि आपने डाइक्रोमेट देखा कि 4.8 मिली इक्विवेलेंट लिया है, फेरस ऑक्सलेट आपने 15 लिया, निकाल के दिखाया, और H+ आपने एक्सेस लिया है। हमने आपको बताया था हमेशा सेम मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन करता है, तो क्या 4.8 15 के साथ रिएक्शन कर जाएगा? नहीं, 4.8 4.8 के साथ ही करेगा। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, डाइक्रोमेट का 4.8 फेरस ऑक्सलेट के 4.8 से रिएक्शन करेगा, बाकी बचा रहेगा, और H+ के भी 4.8 से रिएक्शन करेगा, बाकी बचा रहेगा, और 4.8 Cr3+ बनाएगा, 4.8 Fe3+ बनाएगा, और 4.8 कार्बन डाइऑक्साइड, 4.8 वाटर। तो सबका मिली इक्विवेलेंट सेम होगा। तो यहां पर क्या हम लोगों ने देखा कि डाइक्रोमेट हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और फेरस ऑक्सलेट भी एक्सेस होगा, और H+ तो एक्सेस में था ही। तो अब बच्चों यहां पर Cr3+ का जो मिली इक्विवेलेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बराबर, यानी 4.8, ये आपने 4.8 लिखा। और मिली इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी बच्चों आपको निकालनी थी, और Cr3+ का एन फैक्टर देखो 3 होगा। अब आप यहां देख सकते हो, अगर आप Cr3+ का एन फैक्टर निकालोगे, देखो राइट वाले का निकालना है तो लेफ्ट वाले से कंपेयर करो, लेफ्ट का निकालना है तो राइट से कंपेयर करो। चूंकि आप राइट वाले का निकाल रहे हो, Cr3+ में एक Cr है, एक Cr+3 में है, और लेफ्ट में देखोगे एक Cr+6 में है। तो राइट में +3, लेफ्ट में +6, चेंज कितने का हो रहा है पर Cr, 3 का, और एक ही Cr था, एन फैक्टर 3 है, हमने आपको बता के रखा है, वहां आप मेरा पहला क्लास देख सकते हैं। तो देखिए एन फैक्टर हमने 3 रखा। और वॉल्यूम में गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम में गड़बड़ी मत करना। क्यों, देखो अब जो सब मिला दिए हो तो Cr3+ तो फाइनल सोल्यूशन में मिलेगा ना, तो आपको Cr3+ के लिए फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है। और फाइनल वॉल्यूम बच्चों देखिए कितना है, 40 ये लिया, 100 लिया फेरस ऑक्सलेट का, और 60 लिया H+, जोड़ दोगे तो 200 आ जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम बच्चों आपको क्या लेना है, 200, और ये 4.8, तो यहां सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, मोलारिटी आ जाएगी 0.008। तो आपके फाइनल सोल्यूशन में Cr3+ होगा, Fe3+ होगा, 4.8। अब देखो हम और थोड़ा इसको एनालाइज कर रहे हैं। आपका जो फाइनल सोल्यूशन होगा बच्चों, फाइनल सोल्यूशन में आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो होगा, फाइनल इसमें Cr3+ बराबर होगा Fe3+ के, बराबर होगा वाटर के जो बन रहा है, बराबर होगा CO2 जो लिबरेट हो गए। इन सभी का मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा, वो होगा 4.8। डाइक्रोमेट खत्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो 0 बचेगा। फेरस ऑक्सलेट एक्सेस में बचेगा, और वो कितना बचेगा, 15 - 4.8 यानी 10.2। क्यों,
क्योंकि 4.8 खर्च होगी, 15 आपने लेके रखी तो कितनी बचेगी 10.2, और H प्लस भी बचा होगा क्योंकि उसका यहां पर डेटा नहीं दिया है तो हम नहीं निकाल सकते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप मोर देन 1 के सवाल में टिक कर सकते हैं। तो दिस वाज द इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ टू यूज मिली इक्विवेलेंट। तो बच्चों इसी प्रकार से अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बैक टाइट्रेशन क्या होता है उस पर सवाल, ये सारी चीजें हम लेके आएंगे। और आज के लास्ट में, आज का जो दिन है उसमें लास्ट में इन्हीं सब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, आईआईटी जेईई के जो बेहतर सवाल होंगे एडवांस के, वो सारे हम आपके सामने लेकर आएंगे, उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, आप मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए सारा मटेरियल लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले टर्न पर बहुत ही जल्दी, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।